जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे W.B. येट्स की पोएम द कोल्ड हेवन। द कोल्ड हेवन जो पोएम है उसमें हेवन का जो आइडिया है जो बहुत ज़्यादा प्लेजर गिविंग है, उस आइडिया से बिल्कुल डिफरेंट येट्स ने बात की है। उसने अपने इमोशंस की बात की है थ्रू आउट द पोएम, और उसने बात की है कि किस तरह जो हेवन है वो भी एक इम्परफेक्ट प्लेस है। वहाँ पे भी वो ऑपोजिट ऑफ हेल तो है। बेसिकली कोल्ड को उसने, चूँकि हेल जो होती है वो हॉट होती है, तो उसने कोल्ड को, हेवन को हेल का ऑपोजिट कहते हुए कोल्ड कहा। Yeats' poem "A Cold Heaven" was written in 1912 and was published in a collection of his works titled "Responsibilities" in 1914, which offer a poignant insight into Yeats' personal emotions and feelings. The poem describes a moment of crisis as Yeats is overwhelmed with remorse due to his failures with love and his fear that this emptiness and loneliness will continue to end even after death. ठीक है जी। पोइट की इमोशंस और फीलिंग्स के हवाले से है ये पोइम, और किस तरह पोइट जो है वो क्लाउड पैटर्न्स को देखते हुए अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, और वो ये भी देखता है कि किस तरह उसकी डेप्रीवेशन है लव से, उसको अपनी ज़िंदगी का लव जो है वो नहीं मिल सका है, और उसके साथ ये खौफ भी है कि वो आफ्टर लाइफ में भी अपना लव पा सकेगा या नहीं। His writing has the ability to transcend reason and focus on emotion, becoming almost romantic in a sense. Yeats displaying his complete loss of inspiration through the cold heaven as he returns to something elementary. उसकी जिस सेंस और सेंसिबिलिटी और रीज़न के साथ उसका जो लिंक है और उसकी फर्दर अपनी एक्सप्रेशंस हैं, वो उसको एक सेंस में रोमांटिक बनाते हैं, रोमांटिक पोइट्स या लास्ट रोमांटिक बनाते हैं। ठीक है, वो कोल्ड हेवन के इमेज के साथ जो है वो अपनी इंस्पिरेशन हेवन के लिए बिल्कुल लॉस्ट महसूस करता है, और कोल्ड हेवन जो है is all about emotions. It's Yeats' revelations, supposedly inspired by strange clouds and patterns in the sky. It explores big concerns such as life, death, and destiny, as well as his personal concerns, which were primarily about his muse, Maud Gonne, and how she refused to love him. Yeats was also extremely concerned about death, particularly as he grew older, and this poem, published in 1914, marks the time when he began to think seriously about the end of his life. कोल्ड हेवन जी तमाम इमोशंस के बारे में है, और येट्स की अपनी जो लाइफ के जो भी कंसर्न्स हैं, उसकी लाइफ, डेथ, डेस्टिनी, और उसके पर्सनल कंसर्न्स जो इसके लव के हवाले से, उसके मॉड गॉन से लव के हवाले से थे, और उसने उसको रिफ्यूज़ कर दिया था, और डेथ के हवाले से उसके ज़्यादा एक्सप्रेशंस हैं। और चूँकि ये 1914 में पोएम पब्लिश हुई थी और 1912 में लिखी गई थी, तो उस वक्त जो येट्स की एज थी उस हवाले से वो डेथ के बारे में उसके एक्सप्रेशंस ज़्यादा इस पोएम में हमें स्ट्रॉन्ग मिलते हैं। ठीक है जी। सडनली आई सॉ द कोल्ड एंड टुक डिलाइट इन हेवन। ठीक है, अचानक मैंने देखा, सडनली आई सॉ द कोल्ड एंड टुक डिलाइट इन हेवन। ठीक है जो एक मिनट जी। That seemed as thou ice burned and was but the more ice, and thereupon imagination and heart were driven so wild that every casual thought
of that and this vanished and left but memories, but should be out of season with the hot blood of youth. अच्छा जी, अचानक मैंने देखा कोल्ड और रुक डिलाइटिंग हेवन को, ऐसी हेवन को जो बहुत कोल्ड थी और बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं थी, और रुक डिलाइटिंग थी, बहुत शार्प एजेस वाली थी, और बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी जैसा हेवन का हमारे ज़हन में कॉन्सेप्ट होता है। और इस तरह लग रहा था कि जैसे बहुत सी आइस जल चुकी हो लेकिन और आइस आ चुकी हो साथ ही। जैसे कि हेल को कहा जाता है कि वो हॉट होती है, तो हेवन जो थी उसका बिल्कुल ऑपोजिट इमेज थी। उसके ऑपोजिट इमेज के तौर पर प्रेजेंट किया है येट्स ने कि हेवन थी कोल्ड लेकिन कोल्ड ऐसा कि जो बिल्कुल अनवेलकमिंग हो, और वो इस तरह का कि जैसे बहुत सी आइस जल चुकी थी, लेकिन जल ऐसी चुकी थी कि येट्स ने यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट लिया है कि हेवन भी हेल का ही एक पार्ट है, जो हेल से अलग करके उसको बना दिया गया है हेवन। तो जब वो हेल का पार्ट थी तो उसकी बहुत सारी आइस जल चुकी थी, लेकिन अब उसमें और आइस आ चुकी थी। तो जो है वो हार्ट जिस किस्म की इमेजिनेशन ड्राइव करता है कि बहुत ज़्यादा वाइल्ड, कि हर जो सोच है इधर उधर की हर सोच ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ मेमोरीज बच चुकी थी। ठीक है, that should be out of season with the hot blood of youth of love crossed long ago, and I took all the blame out of all sense and reason. विद द हॉट ब्लड ऑफ यूथ ऑफ लव क्रॉस लॉन्ग अगो, यहाँ पे हमारे पास जो है रोमियो जूलियट की जो है लाइन, एक शेक्सपियरियन एक्सप्रेशन यहाँ पे लिया है उसने, लेकिन यहाँ पे उसकी ऑफ लव क्रॉस लॉन्ग अगो से मुराद उसका ये है कि इतना टाइम गुजर चुका था कि जब मेरे पास यूथ का यंग ब्लड था, हॉट ब्लड था, और उस वक्त जो है वो मुझे लव हुआ था, लव ने मुझे जो है वो सराउंड किया था। ये बहुत पुरानी बात है, और ये सारे का सारा ब्लेम मुझ पे है। अगर लॉजिकली देखा जाए, अगर रीज़न की बेसिस पे देखा जाए, तो ये सारे का सारा ब्लेम जो है वो मेरे पे है कि मैंने अपने लव को खो दिया। Until I cried and trembled and rocked to and fro, riddled with light. Ah, when the ghost begins to quake, confusion of deathbed over, is it sent out naked on the roads, as the books say, and stricken by the injustice of the skies of punishment. वो कह रहा है कि मैं जो है जब रोया और बहुत ज़्यादा और गम गुस्से से मैं ट्रेम्बल किया मैंने, लेकिन अब मैं जो है वो आगे पीछे इसी सोच में हूँ, पेंडुलम की तरह मेरी सोच जो है मूव कर रही है, और मैं कंफ्यूजन में हूँ अपने डेथ बेड पे भी कि जो मेरी ज़िंदगी का जो लव था वो क्या मैं आफ्टर डेथ भी अचीव कर पाऊँगा, मैं अपनी म्यूज़ से, मैं अपनी मॉडगॉन से अपनी डेथ के बाद जो हेवन है वहाँ पे भी उसको मिल पाऊँगा या नहीं। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास वर्ड्स दिए हुए हैं, आइस बर्न एंड वॉज दैट मोर आइस, imagination that heart vanished and left but memories with the hot blood of youth of love crossed long ago. ठीक है, until I cried and trembled and rocked to and fro. ठीक है, he is desperate to determine whether he will face once he dies, whether gone will be a part of this existence. He is overwhelmed by grief from her rejection. वो grief के साथ, वो गम के साथ जो है वो tremble कर रहा है कि उसने जो उसको रिजेक्ट कर दिया था मॉडगॉन ने, एज वेल एज हिज ओन कन्फ्यूजन, और साथ ही वो कंफ्यूज भी है, रिवील्स द इमोशन विद इन दिस पोएम टू एंड फ्रो, इलस्ट्रेटिंग हाउ ही अल्टरनेट्स बिटवीन कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लेजर आफ्टर लाइफ, प्लेजेंट आफ्टर लाइफ एंड एन अनप्लेजेंट आफ्टर लाइफ, कि अगर तो उसको मॉडगॉन मिल जाती है आफ्टर लाइफ में तो वो उस लाइफ उसके लिए डेफिनेटली प्लेजेंट होगी, लेकिन अगर वो नहीं मिलती है तो उसके लिए प्लेजेंट नहीं होगी। इट ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेट्स हाउ ही हैज़ एंड नो वेयर टू टर्न नाउ एंड हैज़ लॉस्ट मॉडगॉन, और ये उसकी इस फीलिंग को भी शो कर रहा है कि किस तरह अब उसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है, वो डेथ बेड पे है और वो मॉडगन को खो चुका है। रिडल्ड विद लाइट, Yeats has another revelation within the post. He has no longer scared about his future. Ah, separated by Kesura in either side slows down the place of a poem and represent Yeats' satisfaction over his
realization, suggesting that heaven must good and this is confusion of the deathbed is over. फाइनली जो है वो कह रहा है कि जब ये डेथ बेड वाला कन्फ्यूजन ओवर हो जाएगा तो हेवन में जाके कम से कम वो इस कॉन्फ्लिक्ट से छूट जाएगा कि वो मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरी ज़िंदगी का लव, मेरी जो रिजेक्शन उसने मुझे कर दी थी वो रिजेक्शन दोबारा तो नहीं होगी। तो ये डेथ बेड के कॉन्फ्लिक्ट से कम मैं निकल जाऊँगा, हेवन आगे जैसी भी हो, प्लेजेंट हो या अनप्लेजेंट हो। Yeats is out naked on the roads because of his vulnerabilities. Stricken by the injustice of the skies indicate that Yates' punishment will be met in heaven, but their injustice also hints at the idea of destiny and that it's not his fault that God does not love him. जनाब वो कह रहा है कि इनजस्टिस ऑफ स्काइज है ये कि मॉडगन उसको लव बैक नहीं करती थी और उस मॉडगन ने उसको रिजेक्ट कर दिया, ये उसका फॉल्ट नहीं था। पहले वो कह रहा था कि उसका अपना फॉल्ट था, लेकिन अब वो कह रहा है कि इनजस्टिस ऑफ स्काइज है कि स्काइज ने मॉडगन के दिल में उसके लिए लव क्यों नहीं डाला। ठीक है, तो ये पनिशमेंट है उसके लिए जो मॉडगन उससे लव नहीं करती ना इस ज़िंदगी में, और अगर अगली ज़िंदगी में भी वो उससे मोहब्बत नहीं करती है तो ये इनजस्ट होगा, इनजस्टिस होगा। मीटर एंड स्ट्रक्चर है हमारे पास। Poem is made up of Alexandrines within few words, which demonstrates a limited order within chaos. It represents Yeats's own confusion about death and afterlife. The enjambment throughout the poem demonstrates how the cold heaven itself is a rush of emotions as well as a revelation. He cannot control the pace of his thoughts. जनाब जी इसके अंदर आपके पास लिमिटेड ऑर्डर विद इन क्योस इसकी जो अरेंजमेंट है, क्योंकि कोई भी आपके पास राइम स्कीम नहीं है, कहीं ऑर्डर मिलता है और ज़्यादातर आपको क्योस मिलता है जो कि उसके बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग इमोशंस की रिप्रेजेंटेशन आपको शो करवा रहा है। ठीक है, तो येट्स का कन्फ्यूजन भी है और येट्स के अपना रश ऑफ इमोशंस भी है, तो वो सारी रेवलेशन है उसके बेसिस पे ही सारी लाइंस लिखी हुई हैं और वो अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को और अपने कन्फ्यूजन को थ्रू आउट द पोएम कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। The idea of a cold heaven is the exact opposition of the idealization of hell. This could suggest that it is pure and divine, yet cold also presents an image of emotional detachment and lack of passion. These contrasting impression of an afterlife reveal its uncertainties over his death and its fear as he begins to contemplate the unknown. आइडिया ऑफ कोल्ड हेवन जी, जैसा कि हमने पहले भी बात की कि एग्जैक्ट ऑपोजिशन है हेल की आइडिया की। तो कोल्ड से मुराद ये है कि इमोशनल डिटैचमेंट है पोइट की हेवन के साथ और लैक ऑफ पैशन भी है, और उसके साथ साथ ये कन्फ्यूजन भी है कि उसका अंजाम जो है वो अच्छा होने भी वाला है या नहीं होने वाला। ठीक है, तो उसकी बेसिस पे उसको हेवन भी इस वक्त हेल्थ से कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं लग रही है, बस ऑपोजिट इस सेंस में लग रही है कि वो हॉट है तो वो कोल्ड होगी, लेकिन पैशन नहीं होगा वहाँ पे, इमोशन नहीं होगा। और इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जब उसको मॉडबर्न नहीं मिलेगी वहाँ पे तो वो उसके लिए बेकार होगी, उसके लिए विदाउट इमोशंस और विदाउट पैशन होगी हेवन भी। और दूसरा ये भी है कि बजाय इसके वो इस कदर ओवरवेल्म्ड है अपने इमोशंस के साथ कि उसको हेल की थॉट से वो हेवन को वार्मथ, हेवन का वार्मथ से रिलेट नहीं कर पा रहा है, बल्कि उसको बिल्कुल ऑपोजिट इमेजिन कर रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ उसकी अनसर्टेनिटीज़ भी हैं और साथ ही साथ उसका फियर ऑफ डेथ भी है कि किस तरह उसको हेवन का जो इमेज है वो भी खुश नहीं कर पा रहा। ठीक है जी, ये हमारी आज की पॉइंट द कोल्ड हेवन।